जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा सन 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट जो भारत में 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था? इसका आंसर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग ने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा रोलेट सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जलियांवाला बाग प्रदर्शन में लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे कि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि इसलिए त्याग दी कि जब जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ तो उस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को मार डाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को किसने मार डाला? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मार डाला था। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च सन 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह के द्वारा। ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी सप्रुजयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों को गठित किया गया। इसका हमारा सही आंसर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम इस अगले सेशन में खिलाफत आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। आज का तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? जिसका सही आंसर जो है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। अगला प्रश्न है,
किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा किसकी थी? तो इसका आंसर जो है खिलाफत आंदोलन की। 1921 का मोपला जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। अब हम लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? हमारा इसका सही आंसर जो है 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सन 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों ने को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस देश का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न हमारा है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका आंसर जो है छपरा। राहुल संस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा क्षेत्र से अधिक सक्रिय थे। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। हमारा हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नाडियाड में सत्याग्रह जलियांवाला हत्याकांड के बाद। नाडियाड में सत्याग्रह जलियांवाला हत्याकांड के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? इसका आंसर जो है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर दूसरा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, फिर तीसरा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, फिर चौथा गांधी जी की गिरफ्तारी। अगला प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो हमारा स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। नगरों के असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों को भाग लिया गया। दूसरा है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग में चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो ये दो हमारे ऑप्शन जो है सही होंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी वकालत को छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। गांधी द्वारा जी चलाए गए असहयोग आंदोलन का स्थगन करना जो है एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला प्रश्न हमारा है असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद भी पटना कॉलेज छोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण थे। अब हम लोग स्वराज पार्टी का गठन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। जब हमारा असहयोग आंदोलन असफल हो गया तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किन लोगों ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण ने किया और स्वराज दल का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, जैसा कि अभी हम पिछले प्रश्न को पढ़े हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए क्योंकि वर्गों के लिए नहीं के इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किस व्यक्ति ने किया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी आर दास ने। सी आर दास ने यह घोषणा किया कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सी आर दास ने किया था। अब हम लोग साइमन कमीशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सन 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आंसर दिया है क्वेश्चन दिया है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? नेहरू द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? इसका हमारा आंसर जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया था? इसका आंसर जो हमारा सन 1929 ईस्वी में लाहौर में किया था। अगला प्रश्न हमारा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था। अगला प्रश्न हमारा है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए, वहां से आप लोगों को सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।